नमस्कार साथियों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों की श्रृंखला, जो कि व्याख्यात्मक रूप से होने वाली है। ये अध्याय है जनन स्वास्थ्य से संबंधित, एनसीईआरटी बेस्ड ये टॉपिक है। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप अगर वीडियो को आप करते हो तो बहुत सारी महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं जो आपसे छूट जाती हैं। और मान लीजिए अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर आपके साथ कैसा रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा सा टाइम आपको बस वीडियो देखने के लिए निकालना है, अपना रजिस्टर लें और उसको नोट डाउन उस रजिस्टर पे करते रहें इन प्रश्नों और उत्तरों को, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। आपका रिवीजन और बेहतर तरीके से हो पाएगा। आपसे एक अनुरोध रहेगा कि संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर को दबाएं और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप अपने यार दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 की इस बार बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को। और जनन स्वास्थ्य से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई है? 1951 से। ठीक है, आपको रजिस्टर में ये वन लाइनर फॉर्मेट में लिख लेने हैं, जिससे कि परीक्षा से एक दो दिन पहले आप इसका क्विक रिवीजन कर पाए। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन आपको सारे प्रश्न, सभी टॉपिक और हर एक लाइन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ मिलने वाले हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस ये कौन सी तकनीकी है? तो भ्रूण में आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए ये तकनीकी की जाती है। ठीक है, इसमें आजकल इसका दुरुपयोग भी होता है, क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग का परीक्षण भी करवा रहे हैं लोग बाग। तो इसका मतलब एक तरीके का वो दुरुपयोग है। जबकि ये जो टेक्नोलॉजी आई थी उल्बवेधन, इसमें क्या करते थे अपन, सॉरी, भ्रूण में अगर कोई आनुवांशिक विकार है तो इसका पता लगाने के लिए ये तकनीकी काम में मुख्य रूप से आती है। ठीक है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और उसमें एक्स क्रोमोसोम के बारे में अपन जानकारी, जो हमारे जीन है उनके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में पता लगाते हैं कि भ्रूण में कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुखीय गर्भ निरोधक निम्न में से किसके संयोजन से बनता है? मुखीय का मतलब यह है, मुख के द्वारा खाई जाने वाली जो गोलियां होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जिन्हें पिल्स कहते हैं, तो इनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो आपको याद रखना है, इनमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का संयोजन होता है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों के कुछ नाम हैं, जैसे कि माला डी और एक है सहेली। ठीक है, सहेली, सहेली को CDRI लखनऊ की कंपनी बनाती है। ठीक है, ये सप्ताह में ली जाने वाली है और ये लगातार पहले दिन से लगभग 21वें दिन तक लगातार खाई जाती हैं। ठीक है, ये गर्भनिरोधक पिल्स के बारे में चर्चा है। आपातकालीन गर्भनिरोधक ये मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी चाहिए? तो 72 घंटे के अंदर ये लेनी चाहिए। ये आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां हैं, इनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, इसलिए इनका कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर पर विपरीत प्रभाव भी डालती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मतलब MTP की बात हो रही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका जो दुरुपयोग है, क्योंकि भ्रूण के लिंग का परीक्षण किया जाता है ना, और अगर गर्भ में कन्या भ्रूण है तो उसको का अबॉर्शन करा देते हैं, तो उसे रोकने के लिए कानून बनाया गया। और वो कानून कब बना था? तो वो बना था 1971 में, तो MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये MTP के बारे में बात हुई है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? यकृत शोथ ए, हेपेटाइटिस ए, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, अ एवं व दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत शोथ बी। ठीक है, अगला है स्तनपान अनार्तव विधि प्रसव के बाद कितने माह की अवधि तक कारागार मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 महीने तक। इसका मतलब स्तनपान अनार्तव का मतलब होता है बच्चे का जन्म होने के बाद माँ उसे अपना दूध पिलाती है, तो 6 माह तक ये बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो उस समय ऐसा माना जाता है, तो ऐसा होता भी है कि जो आर्तव चक्र है वो शुरू नहीं होता है। जब तक आर्तव चक्र शुरू नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि है वो 6 महीने तक कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है? तो ये है अंत्य गर्भाशय युक्तियां, जिनको अपन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, आईयूडी, जैसे कॉपर टी है ना, LNG-20, इस तरीके से बहुत सारी हैं अंत्य गर्भाशय युक्तियां, आईयूडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गर्भनिरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां और रोध विधियां। स्तनपान अनार्तव, गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक, रोध विधियां, स्तनपान अनार्तव और गोलियां, कॉपर टी, गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक। देखिए, निम्नलिखित में से किन गर्भनिरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? हार्मोन। ठीक है, तो देखिए स्तनपान अनार्तव गोलियां ये तो हार्मोन से बनी है, और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां इनमें हार्मोनों का संयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दंपत्ति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? जो दंपत्ति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? टेस्ट ट्यूब बेबी, पात्र निषेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन और गोद लेकर। तो गोद लेकर। ये ऐसे दंपत्ति हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये विधि कारगर होगी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से? जैसे सुजाक, देखो यहां मलेरिया दिया हुआ है, तो मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। एड्स, फिर यहां मलेरिया आ गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कैंसर, ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक ऑप्शन बचा है, जैसे सुजाक, सिफिलिस और जननिक परिसर्प, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण का स्थानांतरण कहां किया जाएगा? तो इसका किया जाएगा गर्भाशय में, क्योंकि 16 से अधिक कोशिका वाला भ्रूण हो गया है। 16 से अधिक कोशिका वाले भ्रूण को गर्भाशय में इम्प्लांट कराते हैं, और अगर 16 से पहले है, 8 कोशिकीय तक का भ्रूण है, तो हम उसे फिलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है सहेली। सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जिसे CDRI लखनऊ द्वारा बनाया जाता है, तो महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है ये। ठीक है, महिलाओं के लिए बंदीकरण की शल्य ऑपरेशन नहीं है ये, नर्व में काम नहीं आती। महिलाओं के लिए अंत्य गर्भाशय युक्ति भी ये नहीं है। तो सहेली एक गर्भ निरोधक पिल्स है। ठीक है, जिसे CDRI लखनऊ के द्वारा बनाया जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और कहां पर है ये? तो ये लखनऊ में है। MTP चिकित्सकीय सगर्भता समापन, MTP को कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, मतलब 3 महीने तक। 3 महीने से पहले पहले MTP करा लेनी चाहिए, उसके बाद MTP कराना मां के लिए, है ना, या उस महिला के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और MTP कराने के लिए वेल डेवलप्ड डॉक्टर और नर्स से कराना चाहिए, झोला छाप डॉक्टरों से MTP नहीं करानी चाहिए, ऐसा आपकी NCERT में मेंशन है, क्योंकि जान का जोखिम भी रहता है। तो 3 माह से पहले करा लेनी चाहिए, 3 माह के बाद भी जान का जोखिम बना ही रहता है। अगला है कॉपर टी। तो कॉपर टी का मुख्य कार्य क्या है? गैस्ट्रुलेशन को रोकना, उत्परिवर्तन को रोकना, विदलन रोकना। देखिए राइट आंसर है निषेचन को रोकना।
तो कॉपर्टी का मुख्य काम है शुक्राणु को अंडे से मिलने नहीं दिया जाए, यही इसका मेन काम है। तो इसका मतलब हो गया ये निषेचन क्रिया को रोकती है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, प्रकनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? तो 32 कोशिकीय अवस्था में, 64 कोशिकीय अवस्था में, 100 कोशिकीय अवस्था में और 164। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इनमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर है 32 कोशिकीय अवस्था में। ठीक है, तो ये आपके थे एमसीक्यू कुछ जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। और आगे अपन देखें शल्य क्रिया विधियां। शल्य क्रिया विधियां जैसे देखो, जो शल्य क्रिया विधि है, शल्य क्रिया जो विधि है, इनको अपन क्या कह सकते हैं? इसको अपन बंध्यकरण भी कह सकते हैं। बंध्यकरण आपको पता है, पुरुषों में कहते हैं इसे वेसेक्टोमी, क्योंकि इसमें वसा डिफरेंस काटी जाती है, वेसेक्टोमी। और महिलाओं में इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जिसमें फ्लोपियन ट्यूब, ट्यूबेक्टोमी फ्लोपियन ट्यूब काटी जाती है। ठीक है, तो शल्य क्रिया विधियों को अपन बंध्यकरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंध्यकरण के नाम से भी जानते हैं। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिकाओं को शल्य चिकित्सा द्वारा काटने की क्रिया को वेसेक्टोमी कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। और इसकी जगह पर, शुक्रवाहिका की जगह पर अगर अंडवाहिनी दिया हुआ हो तो फिर हम उसके लिए आंसर लिखेंगे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस में घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस जो तकनीकी है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एमनियोटिक द्रव को एक सिरिंज की सहायता से निकालते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड इसका राइट आंसर होगा। एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार किस नारे को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, खुशहाल जोड़ा, इसका मतलब इसमें 2 हो गए। खुशहाल जोड़ा में ये जैसे माता पिता हो गए के साथ 2 बच्चे, इनके 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब हो गया हम 2 हमारे 2। तो यहां पर आएगा हम 2 हमारे 2, ये इसके लिए नारा प्रचलित होगा। भारत की दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय गर्भनिरोधक विधि कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन कराना क्या कहलाता है? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं इसे, प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं, प्रेरित गर्भपात। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोग को हम यौन संचारित रोग कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। औषधिहीन IUD का उदाहरण है, औषधिहीन का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर आएगा औषधिहीन IUD, इसे लिप्पेस लूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिप्पेस लूप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। ये है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? अगर ये प्रश्न पेपर में आता है तो आपको आंसर लिखना होगा। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न है सहेली नामक गर्भनिरोधक की खोज। तो सहेली नामक गर्भनिरोधक की खोज की गई है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ के द्वारा। ठीक है, एक आदर्श गर्भनिरोधक की 2 विशेषताएं, तो विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो ये उपयोगकर्ता की कामेच्छा, प्रेरणा और महसूस में बाधक नहीं होनी चाहिए, और ये आसानी से उपलब्ध भी होनी चाहिए। तो आदर्श गर्भनिरोधक वे होते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो, और उपयोगकर्ता की किसी भी इच्छा को वो कम नहीं करने वाला हो, इस तरीके से होना चाहिए। प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियों के नाम लिखिए। प्राकृतिक पूछे गए हैं,
तो देखिए आपकी एनसीईआरटी में 3 प्राकृतिक गर्भनिरोधक उपाय दिए गए हैं, जैसे आवधिक संयम, मतलब माहवारी के 10 से 17वें दिन, आप चाहो तो 19 कर सकते हो, 10 से 19वें दिन यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है, और ओव्यूलेशन होने की वजह से यहाँ पर सगर्भता के चांस, प्रेगनेंसी के चांस, सगर्भता के चांस अधिकतम होते हैं। इसलिए यहाँ पर मैथुन करने से बचना चाहिए, मतलब आवधिक संयम यहाँ जरूरी है। ठीक है, और अगला देखिए, बाह्य स्खलन, और एक है स्तनपान अनार्थम, मतलब प्रसव के 6 माह तक गर्भधारण के अवसर शून्य होते हैं। और अगला प्रश्न है, रोध, जिन्हें बैरियर, ये गर्भ निरोधक विधियों के नाम क्या है? रोध या गर्भ निरोधक। तो इसमें आपको देखा, इस विधि में अंडाणु एवं शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने नहीं दिया जाए, तो भौतिक रूप से इनको मिलने नहीं दिया जाए, इसके लिए देखिए कंडोम, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें और इनका बार बार रिवीजन करें। वीडियो भी आप 1-2 बार देखते हैं तो आपके ये सारे रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिशन शेखावाटी के द्वारा बनाई गई ये प्रश्नों की बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी किसी भी स्टेट की बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है और एनसीईआरटी से ही लिए गए ये प्रश्न और उत्तरों की ये श्रृंखला है। तो आप अपने यार दोस्तों के साथ, वे विद्यार्थी जो इस बार कक्षा 12 की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनको इसको आप शेयर करते रहें ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, अंतः गर्भाशय युक्ति आईयूडी क्या होती हैं? तो इसका आंसर है, ये गर्भ निरोधक युक्तियां योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती हैं। और इनके प्रकार क्या हैं? तो देखिए इनके प्रकार हैं, औषध रहित, औषधि रहित आईयूडी, इसमें आपको याद रखना है लिप्पेस लूप। तांबा मोचक आईयूडी, इसमें याद रखना है कॉपर टी, कॉपर 7, और मल्टी लोड 375 कॉपर टी। हार्मोन मोचक आईयूडी कौन कौन सी हैं? प्रोजेस्टासर्ट और एलएनजी 20, है ना। तो आपको ये इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है औषधि रहित आईयूडी के नाम लिखिए, तांबा मोचक आईयूडी के नाम लिखिए, या फिर हार्मोन मोचक आईयूडी के नाम लिखिए। तो इस तरीके से आपको ये ऐसे भी याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ ले। ठीक है, अंत गर्भाशय युक्तियां कॉपर टी किस प्रकार गर्भ निरोधक करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। तो देखिए कॉपर टी से गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होते हैं। देखिए कॉपर टी का मतलब हो गया ये कॉपर से बनी हुई है, तो इससे कॉपर आयन रिलीज होता है। ये आयन क्या करता है? शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को ये कम कर देता है, इसलिए ये सगर्भता नहीं होने देता। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चे के जन्म में अंतराल चाहती हैं, उनके लिए कौन सी युक्ति सबसे आदर्श गर्भ निरोधक का कार्य करेगी? तो इसका आंसर आएगा आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। अंतः गर्भाशय युक्तियां, गर्भाशय की शल्य क्रिया की विधियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए शल्य क्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन करना, तो शल्य क्रिया विधियों को बंदीकरण कहा जाता है, और ये 2 प्रकार की है। नर के लिए है शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसे वैसेक्टोमी कहते हैं। तो पुरुषों में दोनों शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाएगा, दोनों, याद रखना, एक नहीं दोनों को। और ऐसे ही नलिका उच्छेदन, जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, तो महिलाओं में दोनों अंडवाहिनी को काटकर इसमें बांधा जाता है। तो ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, गर्भ निरोधकों के दुष्प्रभाव के बारे में बताइए। तो गर्भ निरोधकों के दुष्प्रभाव है जैसे मितली आना, उदरीय पीड़ा मतलब पेट में दर्द होना, रक्तस्राव होना और अनियमित आर्तव चक्र होना। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं। गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं, जो इंजेक्शन है ना, आपातकालीन गर्भ निरोधक है, इनके उपयोग से ये प्रभाव महिलाओं में आ सकते हैं, जैसे मितली आना, उदरीय पीड़ा होना, रक्तस्राव होना और आर्तव चक्र का अनियमित हो जाना। अगला प्रश्न है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन एमटीपी क्या है? तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। और ये सगर्भता के 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद ये सुरक्षित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, यौन संचारित रोग, वेनेरियल डिजीज जिन्हें कहते हैं,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी के नाम से भी इनको जाना जाता है। वे रोग जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर एसटीडी या यौन संचारित रोग कहते हैं। इन्हें रति रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है, वेरेनियल डिजीज भी कहा जाता है। यौन संचारित रोगों के कुछ उदाहरण तो जैसे सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसर्प, क्लेमाइडियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, लैंगिक मत्स्य, यकृत बी और एड्स, ये प्रमुख यौन संचारित रोग हैं। एड्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो अच्छे से याद कर लेना। बाकी के ये नाम भी हैं, ये आपको याद रखने हैं, तो आप अपने रजिस्टर में इनको इस तरीके से लिख लें। यौन संचारित रोगों से बचाव के कोई उपाय पूछे गए हैं, तो 2 उपाय हैं। तो इसका मतलब अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए और यौन संबंध बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि ये एसटीडी यौन संचारित रोग नहीं हो। अगला प्रश्न देखिए, बंध्यता किसे कहते हैं? मुष्ट है। तो 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास या यौन संबंध के बावजूद भी गर्भधारण न हो पाने की स्थिति को बंध्यता कहते हैं। बंध्यता के शारीरिक, जन्मजात, औषधिक और प्रतिरक्षात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आदि कारण हो सकते हैं। तो बंध्यता के कारण क्या है? शारीरिक रूप से अक्षम हो, है ना, जन्मजात भी हो सकता है, कोई औषधियों का दुष्प्रभाव हो गया हो, प्रतिरक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये कारण हो सकते हैं। मोस्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी एआरटी किसे कहते हैं? तो ऐसी विशेष तकनीकी जो बंध्य दंपत्ति, ऐसे माता पिता या ऐसे दंपत्ति जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहते हैं बंध्य दंपत्ति, को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से ये जानी जाती हैं। तो एआरटी आपको ये याद रखना है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अगला है पात्र निषेचन किसे कहते हैं? देखिए सारे प्रश्न एक से एक बढ़ के प्रश्न की ये श्रृंखला है, सभी मोस्ट हैं। पात्र निषेचन किसे कहते हैं? तो शरीर के बाहर, लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में, अर्थात लैब के अंदर निषेचन करवाना, मतलब अंडे को शुक्राणु से मिलाना, है ना, पात्र निषेचन कहलाता है। यह विधि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से लोकप्रिय है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसपे चांस नहीं हो एग्जाम में आने के। तो सभी प्रश्नों को आप भलीभांति लिख लें और इनको बार बार याद करते रहें। चलो अगला प्रश्न देखें, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या है? तो यह पात्र निषेचन में जाइगोट मतलब युग्मनज जाइगोट स्थानांतरण की विधि है। इसमें जाइगोट या प्रारंभिक भ्रूण जो 8 ब्लास्टोमियर मतलब 8 कोशिका वाला भ्रूण है, इसको फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब 8 कोशिकोरक खंड वाले भ्रूण को फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगला है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT क्या है? तो इस विधि में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक मतलब 16 ब्लास्टोमियर का अगर भ्रूण है तो उसको डायरेक्ट गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसे हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। अगला है GIFT क्या है? तो देखिए G का मतलब होता है गैमीट, तो ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु नहीं बनते हो, ऐसी स्त्री जो अंडाणु उत्पन्न करने में अक्षम है, तो क्या करते हैं उस, परंतु निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए वो उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, तो ऐसी स्त्रियों में GIFT तकनीक अपनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो गैमीट है, गैमीट होते हैं, गैमीट का ट्रांसफर किया जाता है इसकी फ्लोपियन नलिका में, तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो GIFT, तो इसके अंतर्गत दाता के अंडाणु को फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित करके निषेचन करवाया जाता है। GIFT का पूरा नाम है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है? तो इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में इनको प्रवेश करवाया जाता है, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। अगला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? इसके प्रमुख कारण लिखिए।
तो देखिए, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी होना, मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी होना, जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि होना, ये 3 इसके मुख्य कारण हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण के कोई उपाय पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें गर्भ निरोधक उपाय अपनाने चाहिए, हम दो हमारे दो के नारे पर जोर देना चाहिए। लेकिन आजकल का ये ट्रेंड है, हम दो हमारा एक, ये नारा। ऐसे दंपत्ति जो मतलब दोनों ही पैसे कमा रहे हैं, दोनों को बाहर ऑफिस जाना होता है, तो उन्होंने आजकल ये ट्रेंड अपनाया हुआ है कि हम दो हमारा एक। विवाह की आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की जाए। ऐसा करने से जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, डायफ्राम या वोल्ट क्या है? इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो डायफ्राम एवं वोल्ट रबर से बने गर्भ निरोधक हैं। ठीक है, इनका उपयोग स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने में किया जाता है। पिल्स क्या है? मतलब ये ओरल, मुंह से खाने वाली गोलियां हैं, गर्भ निरोधक के रूप में कैसे काम करती हैं? तो महिलाओं द्वारा मुंह से खाया जाने वाला गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन से बनी ये गोलियां हैं। ठीक है, इन्हें पिल्स कहते हैं। ये गोलियां आर्तव चक्र के पहले दिन से शुरू करके 21वें दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकने के साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती हैं। भारत में ऊल्व वेदन का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है? तो ऊल्व वेदन द्वारा शिशु का लिंग निर्धारण करने में दुरुपयोग हो रहा है और मादा भ्रूण का पता लगने पर शीघ्र ही एमटीपी करवा दिया जाता है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसे रोकने के लिए कानून भी बनाया गया 1971 में। और ऊल्व वेदन, सॉरी, वो एमटीपी का है ना। ऊल्व वेदन जिसे एमिनोसेंटेसिस कहते हैं, इसमें क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर और उसका विश्लेषण करके एक्चुअल में ये किसी गर्भस्थ शिशु के अंदर पाए जाने वाले जननिक और जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको पता लगाने के लिए ऊल्व वेदन कराते हैं। लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ठीक है, तो दुरुपयोग हो रहा है, इसका मतलब कन्या भ्रूण है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है, समय से पूर्व कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अर्थात ऊल्व वेदन के दुरुपयोग होने पर और पता लग जाए कन्या भ्रूण है तो तुरंत एमटीपी करा दी जाती है। ठीक है, और इस एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून बना 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? ये क्वेश्चन है। ये आपको अपने विवेक से इसका उत्तर देने पर ये मजबूर करने वाला प्रश्न है। तो देखिए, हाँ, विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है क्योंकि छात्र छात्राओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई भ्रांतियों एवं यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके और बच्चों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, यौन संचारित रोगों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो इसलिए विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न नंबर 1 से 28 तक प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला पर हमने चर्चा की है। ये प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने रजिस्टर में वीडियो को बार बार देखते चलें, पॉज करते चलें और इसको वन लाइनर फॉर्मेट में आप नोट डाउन कर लेंगे तो परीक्षा से एक दिन पूर्व आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो पाएगा और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अपनी तैयारी को इसको बनाए रखें। ठीक है, इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए संदीपनी क्लासेस के साथ साथ। जय हिंद।